हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एंड वेलकम टू क्लास 10th। आर यू फीलिंग बेटर? आप लोग क्लास 10th में आ गए हैं। आप लोगों को क्लास 10th में सिलेबस पढ़ने के पहले आपको ये पूरी तरह से पता होना बेहद ज़रूरी है। बहुत इम्पोर्टेंट है कि सिलेबस में हम लोगों को पढ़ना क्या क्या है। हम लोगों को पढ़ना बहुत कुछ होता है सिलेबस में, और कुछ नहीं पढ़ना होता है। ये सब जान लेना हमें सिलेबस पढ़ने के पहले बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। हम 1 to 1 डिस्कस करेंगे कौन कौन से टॉपिक आपको इस सेशन में 2024 से 2025 के सेशन में क्या क्या आपको पढ़ना है। सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक्स, कौन कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक स्टडी करना है और कौन से टॉपिक को नहीं पढ़ना है, कौन से रिड्यूस हैं, इन सब के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। एंड पिछले साल से भी हम लोग उनको देखेंगे कि पिछले साल क्या आपको बच्चों को पढ़ना पड़ा था और क्या नहीं पढ़ना पड़ा था, और इस बार उसमें से क्या रिड्यूस हुआ है, ये सब भी हम बात करते हैं उन सब पे। चलिए 1 to 1 हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम आपको बता देना चाहते हैं कि आपको 5 यूनिट्स हैं और 5 यूनिट्स में आपको पढ़ना है। सबसे पहले आपको स्टडी करना है फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टडी अबाउट केमिकल सब्सटेंसेस नेचर एंड बिहेवियर्स। ये आपका साथ ही साथ वेटेज भी बताते चलते हैं, देख लेंगे आप लोग वेटेज भी। ये आपका 25 मार्क्स का एग्जाम में आएगा। एंड सेकेंड यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग, 25 मार्क्स की ये आएगी आपकी। आप लोग घबराएंगे नहीं, इनके हम आपको अभी डिटेलमेंट में आपके चैप्टर्स बताएंगे, कौन से यूनिट से कौन से चैप्टर्स आते हैं, फिजिक्स के कौन से चैप्टर्स हैं, बायो के कौन से चैप्टर्स हैं और केमिस्ट्री के कौन से चैप्टर्स हैं। क्योंकि हमारी साइंस को 10th क्लास में 3 पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है। वो आपका पहला पार्ट है केमिस्ट्री का, दूसरा पार्ट है फिजिक्स का, थर्ड पार्ट बनता है आपका बायो का पार्ट। तो इन पार्टों को कंपाइलेशन में एक एनसीईआरटी पूरा साइंस में आपको दिया गया है, उसमें आपको पढ़ना होता है। हम लोग रिफ्रेशर में अलग अलग स्कूलों में अलग अलग रिफ्रेशरों का यूज करके उनको हम लोग पढ़ते हैं। कहीं एस चंद का लखीजी में पढ़ते हैं, कहीं हम लोग रत्ना सागर पढ़ते हैं। अलग अलग स्कूलों में अलग अलग रिफ्रेशर्स का यूज होता है। डजन मैटर, कहीं पे कुछ भी हो रहा हो, हर जगह एनसीईआरटी है अवेलेबल, चाहे पी बोर्ड हो या कोई भी स्टेट बोर्ड हो, जहाँ एनसीईआरटी है वहाँ ये आपको टॉपिक मिलने वाले हैं। तो हमारा साइंस में आपको ये सब टॉपिक पढ़ने, वो हम अभी आपको बताएंगे कौन सी यूनिट से कौन से चैप्टर्स के कौन से सब्जेक्ट के चैप्टर्स आते हैं, वो हम आपको बताएंगे। सेकंड है वर्ल्ड ऑफ लिविंग जो कि 25 मार्क्स का आएगा। थर्ड है नेचर फिनोमिना जो कि 12 मार्क्स का आएगा। एंड फोर्थ है आपका effect of current become a 13 marks. And last one natural resources, they become a 5 marks only. इन सारे मार्क्स को हम लोग टोटल करते हैं तो 80 मार्क्स बनता है। और 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है हमारे स्कूलों में, जो कि स्कूल में हुआ करता है। इनके मार्क्स स्कूल से ही सेंड किए जाते हैं। 80 का आप थ्योरी पेपर देते हैं, जो कि आप बोर्ड में जब आपका सेंटर जाएगा, जब वहाँ पे आप जो देंगे वहाँ पे हमारा 20 मार्क्स का ये होता है। 80 मार्क्स का वहाँ पे थ्योरी का एग्ज़ाम होता है। और उसके अलावा 20 मार्क्स हमारे स्कूल से सेंड किए जाते हैं। तो फाइनली जो आपका 20 + 80 100 मार्क्स का कंप्लीट ग्रैंड टोटल जो मार्क्स बनता है वो आपका 100 मार्क्स बनता है। ठीक है, आर यू अंडरस्टैंड? चलिए आगे देखते हैं क्या है। सबसे पहले हम बात करते हैं केमिस्ट्री की। केमिस्ट्री में जो पहली यूनिट है हमारी केमिकल सब्सटेंसेस नेचुरल एंड बिहेवियर्स। इसमें जो पहला चैप्टर आपको स्टडी करना है केमिस्ट्री में, वो चैप्टर है आपका केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। गुड। इसमें आपको क्या क्या पढ़ना है आप इनको इंडिकेट करेंगे और हम आपको साथ ही साथ बताएंगे। सबसे पहले आपको इसमें केमिकल इक्वेशन पढ़नी होती है। केमिकल इक्वेशन कैसे बनती है इसको पढ़ना होता है केमिकल इक्वेशंस में। देन उसके बाद बैलेंस केमिकल इक्वेशन, जो आपने केमिकल इक्वेशंस बनाई है इनको हम अपने चैनल पर सब सारी चीज़ों को मैंने पढ़ाया है, वीडियो डली हुई हैं, और इनको फिर से हम आपको पढ़ाएंगे। और आपको नहीं समझ में आएगा तो हमसे कमेंट आप पूछ सकते हैं। और आप इन टॉपिकों को जाके चैनल पे आप विजिट कर आप चैनल पे देख सकते हैं प्ले लिस्ट में कि
वही कौन से केमिकल इक्वेशन रिएक्शंस की सारी वीडियो अवेलेबल हैं, आप देख सकते हैं। सेकेंड है जो कि हमारा इसमें टॉपिक है वो आपको बैलेंस केमिकल इक्वेशंस पढ़ना रहता है। एंड थर्ड है हमारा इम्प्लीकेशन ऑफ बैलेंस केमिकल इक्वेशंस। एंड थर्ड हमारा फोर्थ टॉपिक टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, विच वन कॉम्बिनेशन, डिकम्पोजिशन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, 4 टाइप की रिएक्शंस पढ़नी होती हैं। और उसके बाद हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा प्रेसिपिटेशन। प्रेसिपिटेशंस के बाद हमारा एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शंस हैं। एंड लास्ट वन टॉपिक ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन चैप्टर। इसी में हम लोग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइज सब्सटेंस, रिड्यूस सब्सटेंस, इन सबको पढ़ते हैं। इस चैप्टर में और भी कुछ है, जैसे ये आपका कोरिजन हो गया, आपका रेंसिडिटी हो गया, आपका रेस्टिंग ऑफ आयरन, ये सारी जो टॉपिक्स हैं ये सब रिड्यूस हैं, एनसीईआरटी में है, बट आपको नहीं पढ़ना है, आपको इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना है, इसी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके एग्जाम में आपको मिलेगा। पहला चैप्टर समझ में आया होगा, आई होप। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा केमिस्ट्री का सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड एंड बेस। एसिड एंड बेस की बात करें, एसिड एंड बेस में आपको सबसे पहले आपको इसमें देखना होता है, पढ़ना होता है डेफिनेशंस एसिड और बेस की, एसिड एंड बेस की डेफिनेशंस जो हमने ग्रुप पे बताया, चैनल में वीडियो अवेलेबल है, आप वहाँ से सीख सकते हैं, वहाँ से आप पढ़ सकते हैं डिटेल में। एंड जनरल प्रॉपर्टीज, एसिड और बेस की जनरल प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आपको एसिड बेस के आयंस के बारे में आपको देखना होता है, ये एसिड कैसे पहचानते हैं, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं एसिड को, कैसे बेस को आइडेंटिफाई करते हैं, इस सबको। एंड एग्जाम्पल्स, क्या क्या एग्जाम्पल्स हैं उनके, यूजेस भी, और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस कैसे एसिड रिएक्ट विद एसिड रिएक्ट विद बेस टू गिव न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस भी इसमें पढ़नी होती है। ये थोड़ा थोड़ा आपको हम ब्रीफ में समझाते भी जा रहे हैं, क्योंकि थोड़ा बच्चे के एक माइंड में एक सब्जेक्ट मैप जैसा बन जाता है कि हमें पढ़ना क्या है, थोड़ा मोटिवेट होता है उससे बच्चा। कॉन्सेप्ट ऑफ पीएच स्किल के बारे में पूरा पढ़ना है आपको इस टॉपिक में, कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं उसकी, और इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच इन एवरीडे लाइफ। हमारे एवरीडे लाइफ में क्या क्या इम्पोर्टेंस है पीएच का, लाइक पीएच इन सॉयल, देन पीएच इन टूथ के, इस सब के बारे में आपको पढ़ना होता है इसमें। और पीएच इन डाइजेशन सिस्टम, इन सब के बारे में आपको इसमें इसी में पढ़ने के लिए मिलता है, इसी टॉपिक में पीएच इन एवरीडे लाइफ, इम्पोर्टेंस ऑफ पीएच ऑफ एवरीडे लाइफ। नेक्स्ट क्या, प्रिपरेशन ऑफ यूजेस हाइड्रोक्साइड, जितने भी आपके साल्ट्स बनते हैं, साल्ट्स की प्रिपरेशन से वो पढ़नी होती हैं हमको। बेसिकली 5 स्टडी करनी होती है। सोडियम हाइड्रोक्साइड इन कॉमन नेम ऑफ कास्टिक सोडा कहते हैं इसको, सोडियम हाइड्रोक्साइड। एक साल्ट आपको कास्टिक सोडा, दूसरा साल्ट आपको ब्लीचिंग पाउडर एंड बेकिंग सोडा एंड बेकिंग सोडा एंड पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये 5 आपको पढ़ना होता है। इतना ही हमें इसमें टॉपिक, इस चैप्टर में हमें इतना ही पढ़ना है। एक बार इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। लास्ट टॉपिक हमारा आपका पीयूपी, गुड। देन इसके बाद हमारा टॉपिक आता है मेटल एंड नॉन मेटल। मेटल एंड नॉन मेटल में आपको मेटल की प्रॉपर्टी और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी स्टडी करनी रहती है। रिएक्टिविटी सीरीज जो हमारा बनता है, हमारा रिएक्टिविटी सीरीज होती है, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स कैसे बनते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज और फॉर्मेशन में, जैसे Na+Cl का कैसे NaCl बनेगा, उनकी प्रॉपर्टी सब, और मेटलर्जी प्रोसेस कुछ, और कोरोजन इसमें, और प्रिवेंशन इसके, आयरन मेटल के प्रिवेंशन और कोरोजन कैसे, ये सब इसमें पढ़ना रहता है। फर्स्ट चैप्टर में कोरोजन रिड्यूस है, बट यहाँ पे हमें मेटल के टर्म में पढ़ना है यहाँ पे, ठीक है। थर्ड चैप्टर आपके कंप्लीट हुए। थर्ड ईयर हमारा चैप्टर आता है केमिस्ट्री का, फोर्थ चैप्टर वो है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और सेकंड टर्म के इंटेंट से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अच्छा खासा इस चैप्टर से एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में देखने के लिए हमको आता है, मिलता है। इसमें सबसे पहले हमें जो हम पढ़ाते हैं बच्चों को, पहले हम लोग वर्सटाइल नेचर ऑफ कार्बन से, क्या क्या नेचर्स हैं कार्बन की,
देन इसके बाद आपको कोवेलेंट बॉन्डिंग और कार्बन कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है, कैसे कार्बन कंपाउंड कोवेलेंट बॉन्डिंग करता है। वर्सटाइल नेचर, कैटिनेशन, इसमें हम लोग पढ़ते हैं। टेट्रावैलेंट नेचर की बात करते हैं कार्बन की। देन इसके बाद होमोलोगस सीरीज, इसी का टॉपिक है। नोमेनक्लेचर पढ़ते हैं, फंक्शनल ग्रुप नोमेनक्लेचर हम लोग नोमेनक्लेचर को हम लोग स्टडी करते हैं, और देन फंक्शनल ग्रुप को भी स्टडी करते हैं। हेलोजन हो गया आपका, एल्कोहल हो गया, कीटोन हो गया, एल्डिहाइड हो गया, एल्केन, एल्काइन, ये सब इसमें। डिफरेंस बिटवीन द सैचुरेटेड एंड हाइड्रोसैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। विच वन हाइड्रोकार्बन divided into 3 parts, which one saturated hydrocarbon, unsaturated hydrocarbon and aromatic hydrocarbon। हमें इसमें पढ़ना होता है। एरोमेटिक इतना खास 10th क्लास में नहीं है, 11th क्लास में इसका फोकस बढ़ता है। तो आपको इसमें ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के बारे में, उस अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से पढ़ना होता है। सैचुरेटेड में हमारा ऐसे एल्केन आ जाता है, और उसमें एल्काइन आ जाता, एल्किन एंड एल्काइन आ जाता है। तो ये सब पढ़ना हम आपको आगे पढ़ाएंगे, और हमने आपको चैनल पे बताया भी है, आप देख सकते हैं भैया। साथ ही साथ आप सभी बच्चे, हम आपको सारी चीज़ें बता रहे हैं, इतना मेहनत आपके लिए करते हैं। आपसे बस थोड़ा सा छोटा सा रिक्वेस्ट है हमारा, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और चैनल को बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। बेल आइकन को दबाते ही आप ऑल पर क्लिक करके, जैसे ही हमारी जो भी चैनल पे वीडियो आएगी वो सबसे पहले आपको मिलेगी। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें बेटा, उससे ही मेरा मोटिवेशन बढ़ता है। आपके लिए अच्छे से अच्छी वीडियो बनाने की कोशिश करता हूँ। फुल्ली बहुत डिटेल में चीज़ों को बताता हूँ। इतना डिटेल में मुझे नहीं लगता है कि आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए। देन इसके बाद वी डिस्कस अबाउट केमिकल प्रॉपर्टीज़। केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करते हैं कार्बन कंपाउंड की। वो कौन कौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज से इंपॉर्टेंस है आपकी? कन्वेक्शन, ऑक्सीडेशन एंड एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस की केमिकल प्रॉपर्टीज। एंड इसके बाद हमारे आ जाते हैं प्रॉपर्टीज एंड यूजेस। पहले प्रिपरेशंस भी आता था एग्जाम में, बट अब प्रिपरेशंस नहीं पूछ रहा है, अब केवल प्रॉपर्टीज और यूजेस ही पूछ लेता है कि इथेनॉइक एसिड की आपको यूजेस बताइए, प्रॉपर्टी बताइए पहले। लेकिन जब हम लोग पढ़ते हैं तो हम लोग प्रिपरेशंस भी पढ़ लेते हैं, कि हो सकता है कभी कभार रिएक्शंस में आपको प्रिपरेशंस आ जाए, तो वहाँ पे पूछा ना जाए, बट रिएक्शंस में आ जाए आपको रिएक्शन फॉर्म करने के लिए, फॉर्मेशन के लिए। इथेनॉल एंड इथेनॉइक एसिड की प्रिपरेशन और यूजेस बिल्कुल स्पष्ट क्लियर दिया है आपको क्या क्या पढ़ना है। ज़्यादा आपको अबड़न खबड़न नहीं पढ़ना, फालतू का दिमाग और फालतू का टाइम बर्बाद जरा भी नहीं करना आपको। सोप एंड डिटर्जेंट, लास्ट टॉपिक आपका सोप एंड डिटर्जेंट, मिसिल वगैरह, एमसिल वगैरह, ये सब हम लोग इसमें पढ़ते हैं। ये हुआ आपका केमिस्ट्री का। केमिस्ट्री में आपको 5 चैप्टर्स होते थे, बट उसमें से एक चैप्टर रिड्यूस है आपका, वो चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। लास्ट चैप्टर है, उसमें हम लोग पढ़ते थे, बट है क्या, सीबीएसई वालों ने कहा कि भाई बच्चों को 10th क्लास में क्यों पढ़वाएं, हम 11th में 3rd चैप्टर रख दिया उन्होंने, हम उसमें ही बच्चों से पढ़वा लेंगे, तो इसलिए उन्होंने बच्चों को थोड़ा सा आराम दिया इसमें। चलिए इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट हमारी यूनिट है वर्ल्ड ऑफ लिविंग। वर्ल्ड ऑफ लिविंग यूनिट जो हमारी है, इसमें इस यूनिट में हमें बायो के चैप्टर्स के बारे में स्टडी करनी है। और बायो में कौन कौन से चैप्टर आएंगे? पहला चैप्टर है हमारा लाइफ प्रोसेस। लाइफ प्रोसेस में हम लोग लिविंग बीइंग के बारे में सारे कॉन्सेप्ट सीखेंगे, जानेंगे। लाइफ प्रोसेस से आप ये भी जान जाएंगे कि हमारे शरीर में कैसे, कहाँ, कैसे क्या लगा है, क्या रखा है, कैसे चलता है, कैसे वर्किंग है, क्या एक्टिव है, क्या इनएक्टिव, हर चीज़ को आप लोग आइडेंटिफाई सेल्फ ही कर पाएंगे। अब इतना अच्छा लाइफ प्रोसेस हमारी लाइफ के लिए बहुत अच्छा लाइफ प्रोसेस है। हम जब पढ़ते हैं तो साथ ही साथ हम लोग अपने ऊपर भी इम्प्लीमेंटेड करके देखते हैं, क्योंकि हमसे ही रिलेटेड है सब कुछ। साइंस पूरी सेल्फ रिलेटेड कॉन्सेप्ट पे ही चलती है। लिविंग बीइंग, बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूट्रिशंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग इसमें। रेस्पायरेशंस के बारे में पढ़ते हैं हम लोग, एरोबिक एनारोबिक, ये सब अभी नहीं डिस्कस करते हैं, टाइम नहीं है, बहुत लेंथी हो जाएगी वीडियो। ट्रांसपोर्टेशंस के बारे में, एक्सक्रीशन इन प्लांट एंड एनिमल्स में हम लोग भी आ जाते हैं। एनिमल्स में बेसिकली हम इंसान को ही बारे में हमने इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना होता है। एनिमल्स जानवरों के बारे में नहीं पढ़ना है, एनिमल को मीन्स इंसान के बारे में पढ़ना है। पहले चैप्टर में आपको इतना पढ़ा है, इतना आपको क्लियर? आर यू क्लियर? राइट। सेकंड चैप्टर है बायो का हमारा कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट।
प्लांट के बारे में हो, एनिमल्स के बारे में। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन प्लांट, इसमें हम लोग बेसिकली बॉडी हमारी कैसे कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट होती है थ्रू हार्मोन्स। हार्मोन से कैसे कोऑर्डिनेट हो रही है, कैसे हमारे बॉडी को कंट्रोल किया जाता है, इस सब इस चैप्टर में सीखने को मिलता है। बड़े अच्छे चैप्टर। टेंथ क्लास के इतना इंटरेस्टिंग सिलेबस है, इतना इंटरेस्टिंग चैप्टर है, मैं आपको बता नहीं सकता। आप जब पढ़ेंगे ना तो आप कहेंगे सर हाँ सर, जब आपने बताया था स्टार्टिंग में, जब आपने सिलेबस डिस्कशन वीडियो आपने मतलब बनाई हुई थी, आपने उसमें हमको समझाया था, जब आपने बताया सर बहुत मज़ा आएगा आगे, अब सिलेबस आप पढ़ेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर्स है। चाहे कोई पार्ट हो, चाहे आप फिजिक्स का ले लीजिए, चाहे बायो का ले लीजिए, चाहे केमिस्ट्री ले लीजिए, हर एक पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है अपने आप में। तो इसमें हमें टॉपिक मूवमेंट ऑफ प्लांट, कैसे क्या मूवमेंट टॉपिक मूवमेंट्स होते हैं प्लांट्स में, उसमें इंट्रोडक्शन ऑफ प्लांट्स ऑफ हार्मोन्स के एग्जाम, ये सब के बारे में अभी नहीं डिटेल करना है, क्योंकि जब ये सब पढ़ाते हैं हम, तो ये सारी चीज़ें जब टॉपिक का नाम आता है तो फिर अपने आप ही निकलने लगता है कि ये सब इस पर हमें पढ़ना है। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है एनिमल्स में हम लोग बेसिकली नर्वस सिस्टम के बारे में, वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी एक्शंस एंड रिफ्लेक्स आर के सब पढ़ना रहता है। केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड एनिमल्स हार्मोन्स, इतने टॉपिक्स आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। बड़े अच्छे हैं, ये बिल्कुल छांट के टॉपिक है, बिल्कुल छटे छड़ाए टॉपिक हैं, सिलेक्टेड टॉपिक हैं, राइट। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा, थर्ड चैप्टर है बायो का, वो है हमारा रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शंस में हमें एनिमल्स एंड प्लांट दोनों के, सेक्सुअल और असेक्सुअल दोनों के ही पढ़ने रहते हैं। कॉन्ट्रासेप्शंस, दिस इज रिप्रोडक्टिव हेल्थ, नीड ऑफ मेथड ऑफ फैमिली प्लानिंग में हमें कॉन्ट्रासेप्शन वगैरह पढ़ना रहता है। सेफ सेक्स एंड HIV एंड एड्स के बारे में भी हमें पढ़नी रहती है। एंड चाइल्ड बियरिंग एंड वुमेन हेल्थ, कैसी हेल्थ होनी चाहिए वुमेन की जब वुमेन चाइल्ड बियर कर रखी है, इन सबको हमें इसमें पढ़ना रहता है। सेक्सुअल में मेल का फीमेल का दोनों का हमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस के बारे में डिटेल में ही पढ़ना रहता है। बड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और देन इसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा बायो का, ये है हमारा टॉपिक हेरिडिटी में आपको एवोल्यूशंस को नहीं पढ़ना है। एवोल्यूशंस में आपको जरा भी थोड़ा बहुत ही हो सकता है, अदरवाइज एवोल्यूशंस को पूरे कंप्लीट रिड्यूस है एवोल्यूशन। आपको हेरिडिटी में मेंडल की कंट्रीब्यूशंस पढ़ने, क्या मेंडल ने अपना योगदान दिया है हेरिडिटी में, मतलब जब चैप्टरों का वो देखिए बायो में किस तरह से चैप्टर रखे गए हैं। पहले लाइफ प्रोसेस, आपको लाइफ में कैसी प्रोसेस चल रही है इन सब के बारे में समझा दिया जाएगा। कुछ प्रोसेस चल रही है उसमें हार्मोन्स कैसे वर्क करते हैं इसके बारे में। उसके बाद हार्मोन से कैसे हमारा बॉडी में सेंसेशंस या जो भी आप कह सकते हैं वो रिप्रोडक्शंस की प्रोसेस परफॉर्म होती हैं उनके बारे में। रिप्रोडक्शन होने के बाद क्या क्या चेंजेस आते हैं न्यू कह सकते हैं न्यू बेबी बॉर्न में या किसी में, जो भी रिप्रोडक्शंस के बाद में, रिप्रोडक्शन में कोई चाहे फीमेल चाहे प्लांट की बात कर लूँ या एनिमल की बात कर लूँ, उसमें इनहेरिटेंस चेंजेस कैसे हैं, इन सबको इस चैप्टर में ही हमें सीखना होता है। एक सिक्वेंशियल पूरा दिया गया, 1 to 1 पूरा सिक्वेंशियल दिया गया। ऐसा नहीं है कि कोई चीज़ पहले पढ़ा दी फिर बाद में। मेंटल कंट्रीब्यूशंस पढ़ने, मेंटल के लॉस पढ़ने हमें इसमें, लॉस ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट के बारे में पढ़ना है। और सेक्स डिटर्मिनेशन, कि कैसे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करते हैं बच्चों में, कि लड़का बेबी गर्ल होगा बेबी बॉय होगा, ये सब इसमें पढ़ते हैं। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है एवोल्यूशंस का, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। वैसे हम लोग सेक्स डिटर्मिनेशन तक पढ़ने के बाद थोड़ा सा इंट्रोडक्शन एवोल्यूशंस का भी पढ़ते हैं। इतना आपका केमिस्ट्री का और बायो का सिलेबस आपको इतना पढ़ना है। इसलिए 1 2 3 4 चैप्टर इसमें, 4 उसमें, टोटल 8 चैप्टर हुए अभी तक आपके। देन आगे नेचुरल फिनोमेना, ये बायो का चैप्टर है आपका, यूनिट है आपकी बायो की, फिजिक्स की यूनिट है। इसमें हमें सबसे पहले आपको नेचुरल फिनोमेना में रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन दोनों ही टॉपिक आपको स्टडी करना है। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट में आपको इमेजेस पढ़ने हैं, स्पेरिकल मिरर्स के बारे में पढ़ना है, स्पेरिकल मिरर्स में कैसे इमेजेस फॉर्म होती हैं उसको, सेंटर ऑफ कर्वेचर जानना है, प्रिंसिपल एक्सेस जानना है उसमें कैसे, ये सब हमने आपको अपनी ही चैनल पे आपकी चैनल पे बता रखा है। आप देख सकते हैं डिटेल में कैसे प्रिंसिपल एक्सेस, कहाँ फोकल लेंथ, कैसे क्या मॉलिक्यूल में मिरर फार्मूला, ये सब उस पर आपको बताया है। मैग्नीफिकेशन, रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स,
ये सब आपको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन ये पूरा एक कंबाइंड टॉपिक है आपका। एक कंबाइंड चैप्टर में ही आपको पढ़ना रहता है नेचुरल फिनोमेना में। रिफ्लेक्शन पहले हम लोग रिफ्लेक्शन पढ़ते हैं, फिर उसके बाद पढ़ते हैं रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट इसमें हम लोग मिरर की बात करते हैं, रिफ्रैक्शन में हम लोग लेंस की बात। रिफ्रैक्ट लाइट ऐसी कि जो एक सरफेस से दूसरे सरफेस में क्या हो जाए, आपकी रिफ्लेक्ट कर जाए, मतलब आपकी एक सरफेस से दूसरे सरफेस में चली जाए वो लाइट, ऐसी लाइट हमारी रिफ्रैक्शन लाइट कहते हैं। जैसे नहीं कांच के अंदर से हम कैसे ग्लास से इधर से हमने लाइट डाली, दूसरी साइड में देख सकते हैं। क्या आप कभी मिरर में देख सकते हैं सर? ऐसे आपने लाइट आपने ऐसे फोकस की, वापस आपको मिलेगी इन द स्ट्राइक इन बाउंसिंग बैक, आपको वापस में टकरा के वापस आती है, राइट। देन इसके बाद हमारा टॉपिक है, ठीक है, इसमें आपको मिरर के बारे में, इसमें लेंस के बारे में पढ़ना होता है। रिफ्लेक्शन में इमेज फॉर्मेशन ऑफ लेंस, इसमें आपको मिरर की इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, इसमें लेंस की इमेज फॉर्मेशन पढ़नी है, हमने आपको पढ़ाया है। लेंस की फॉर्मूला, इसमें मिरर का फॉर्मूला बिल्कुल सिमिलर है, वहाँ लेंस है यहाँ मिरर है। देन इसके बाद फंक्शनिंग ऑफ ह्यूमन आई और डिफेक्ट ऑफ विजन इन करेक्शन, एप्लीकेशन ऑफ स्पेरिकल मिरर एंड लेंसेज। मिरर और लेंसेज की एप्लीकेशंस, क्या क्या एप्लीकेशंस हैं वो सब इसमें ही पढ़ने हैं। और आपको ह्यूमन आई के बारे में डिफेक्ट क्या क्या बीमारियां होती हैं जब ह्यूमन आई, मायोपिया, हाइपरमेट्रोपिया, ये सब चीज़ें, प्रेसबायोपिया, ये सब इसमें पढ़ना है कि जब इंसान को दूर कहीं दिखाई देता है तो कौन सी बीमारी होती है, पास कहीं दिखाई देता है तब कौन सी बीमारी होती है, ये सब हम लोग ह्यूमन आई वाले चैप्टर में पढ़ते हैं। और उसके बाद हमारा रिफ्रैक्शन ऑफ थ्रू अ प्रिज्म के बारे में, कैसे प्रिज्म में लाइट हमारी रिफ्लेक्ट होती है, डिस्पर्सन ऑफ लाइट, लाइट कैसे कैसे डिस्पर्स होती है 7 कलर्स में, वाइट लाइट कैसे डिस्पर्स होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट, लाइट कैसे फैलती है, एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइट, और इस सब हमें सनलाइट एंड सनराइज भी ये सब पढ़ना है। कैसे सनराइज के टाइम पे जो हमारा रेडिश कलर आपको सीन होता है, और सनसेट के समय भी जो आपको रेड कलर सीन होता है, क्योंकि वेवलेंथ ज़्यादा होती है। ये सब चीज़ें आपको उसमें ही पढ़ने को मिलती हैं, इसी में पढ़ने को मिलती हैं। चलिए इसके बाद हम लोग ब्रीफली डिस्कस कर रहे हैं बेटा, ठीक है। इतना आपका हुआ, इतना आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं जो आपका बायो की है, ये आपकी 4th यूनिट है, ये इफेक्ट ऑफ करंट। इफेक्ट ऑफ करंट में आपको इलेक्ट्रिसिटी इस चैप्टर को इलेक्ट्रिसिटी जो इलेक्ट्रिक करंट वाले चैप्टर, इसको आप लोग इलेक्ट्रिसिटी के नाम से ही जानते हैं अपनी बुकों में, या इलेक्ट्रिक करंट ऑफ इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ करंट, इस सब के नाम से जानते हैं। उसमें यहाँ पे बात वही है, टॉपिक वही है। इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है आपको, पोटेंशियल डिफरेंस पढ़ना है इस टॉपिक में, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ना है, पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक करंट, ओम्स लॉ के बारे में, ओमिक सर्किट, नॉन ओमिक सर्किट, रेजिस्टेंस के बारे में, रेजिस्टिविटी, फैक्टर ऑफ डिपेंडिंग रेजिस्टेंस, क्या क्या फैक्टर डिपेंड है रेजिस्टेंस पर, कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं आपके वो, और सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन रेजिस्टर्स का कैसे हमारे हाउस होल्डिंग में और ऐसे सीरीज में पैरेलल में क्या डिफरेंसेस हैं, इनके बारे में पढ़ना और सीखना रहता है। और फिगर से इनके क्वेश्चंस भी बनते हैं। और आपका जूल्स लॉ, या कह सकते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, एप्लीकेशन ऑफ डेली लाइफ एंड इलेक्ट्रिक पावर एंड लाइफ फन, इंटररिलेशन ऑफ बिटवीन PVIR, P मीन्स पावर, V मीन्स आपका पोटेंशियल डिफरेंस, I मीन्स करंट एंड R मीन्स रेजिस्टेंस, इनके रिलेशंस को। इतना आपका इलेक्ट्रिसिटी से है। इलेक्ट्रिसिटी से ही इतने चैप्टर बनते हैं आपके, इतने टॉपिक बनते हैं, ये आपका इलेक्ट्रिसिटी का पोर्शन है। इसके बाद आ जाता है आपका मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, ये आपका आ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में मैग्नेटिक फील्ड के बारे में जान लेते हैं हम लोग कि भाई जो इलेक्ट्रिक करंट पास होता है किसी भी सर्किट में तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे प्रोड्यूस होती है, कोई भी सर्किट में या कोई कंडक्टर में या कोई मैग्नेट में, तो कैसे मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट सराउंडिंग में होती है। इस सबको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में, कैसे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हमारे नॉर्थ से निकलती हैं और साउथ में एंटर करते हैं, ये सब इसमें ही पढ़ते हैं। फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक करंट क्या है, ये कुछ एप्लीकेशंस हैं। ड्यू टू करंट क्या है, सोलेनोइड में कैसे मैग्नेटिक फील्ड हमारी होती है क्रिएट, कैसे बनती है। और फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, डायरेक्ट डीसी करंट एंड एसी करंट एंड फ्रिक्वेंसी ऑफ एसी एडवांटेज और डीसी एडवांटेज। डिटेल में नहीं पूरा पढ़ना है, ना एसी जनरेटर पढ़ना है ना डीसी जनरेटर पढ़ना है, इलेक्ट्रिक मोटर पढ़ना है ना डीसी मोटर, कुछ भी नहीं पढ़ना है आपको, केवल एडवांटेज और डिसएडवांटेज, ये बाकी के सब रिड्यूस है, बहुत ज़्यादा पोर्सन रिड्यूस है। हम कह सकते हैं 30% अप्रॉक्सीमेट रिड्यूस किया गया है। आप लोग के लिए बहुत अच्छा है कि आप लोग इतना सब पढ़ के अच्छा नंबर गेन कर रहे हैं। और
सिलेक्टेड टॉपिक सीबीएसई ने रखा हुआ है कि भाई आपको इतना ही पढ़ना है, ज़्यादा नहीं। नहीं, आपको जितना जितना आपके लिए इम्पोर्टेंस है वो हम आपको देंगे, और अच्छा भी है क्योंकि और भी सब्जेक्ट हैं। डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट, घरों में कैसे हमारी सर्किट का पूरा जाल बना हुआ है, कैसे जो हमारी घरों में सर्किट का जो वो सर्किट डाली जाती है, हाउस होल्डिंग होती है हमारी पैरेलली, तो वो उन सब के बारे में पूरा पढ़ना, कहाँ फ्यूज लगता है, कहाँ स्विच के मतलब किस टाइप से क्या है, कहाँ पे चेंज ओवर, कहाँ पे क्या, ये सब इसी में पढ़ने को हमको मिलता है बेसिकली। देन इसके बाद हमारा है ये अभी आपका मैग्नेटिक फील्ड हो गया, इलेक्ट्रिक करंट हो गया, और उसके ऊपर आपके 2 चैप्टर आपके रिफ्लेक्शन 4 चैप्टर, और उसके बाद लास्ट टॉपिक है हमारा आपका नेचुरल रिसोर्सेज से इन्वायरमेंट। लास्ट चैप्टर है हमारा नेचुरल रिसोर्सेज से इन्वायरमेंट, 5 यूनिट नंबर 5 से। इसमें आपको एनवायरमेंट में हमें इकोसिस्टम के बारे में, कैसे हमारा इकोसिस्टम के बारे में आपको पढ़ना रहता है। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम, क्या क्या एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हैं, ये सब जो भी हार्मफुल गैसेस हैं ये क्या प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे हैं, CFC, ये सब चीज़ें जो आपको इसमें पढ़ना है। ग्लोबल वार्मिंग, ये सब। ओजोन डिप्लेशन, कैसे आपकी ओजोन डिप्लेट्स हो रही है, इसके बारे में। बेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन एंड बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस, इतना बस। मैग्निफिकेशन, और आपको इसमें बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशंस, ये बायो का मैग्निफिकेशन, टेंस लॉ, और आपको बायोडिग्रेडेबल नॉन बायोडिग्रेडेबल, इतना ही, मोर देन इतना ही पढ़ना रहता है बस। ठीक है, ये तो हुआ आपका सिलेबस बेटा पूरा का पूरा, इतना आपको देखना है। एक बार आप पूरा फिर से रिकॉल कर सकते हैं, इतने चैप्टर आपको पढ़ने रहते हैं। चैप्टर कितने हैं टोटल हमारे? 1 एनवायरमेंट, 4 ये हो गए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, इलेक्ट्रिक इफेक्ट 3, और रिफ्लेक्शन 4, 5। ये आपको चैप्टर में डिवाइड करके बता रहा हूँ मैं, यूनिट में नहीं, चैप्टरों में। 5 हो गए, और आपके 4 इधर पे थे, 5 और 4 9, और 4 आपके किस में है इधर, 9, 5 और 4 9 एंड 4 13 चैप्टर आपको स्टडी करना है। ठीक है, और 13 चैप्टर्स आपके 18 मार्क्स की थ्योरी आपको एग्जाम में आएगी, और 20 मार्क्स का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा, उसमें आपकी कॉपी आ जाती है, आ जाता है। बच्चे कभी भी हेजिटेट नहीं हुआ करे, बच्चा स्वतंत्र होकर जहाँ उसको पढ़ने को मिला करे वहाँ से पढ़ा करे बच्चा। कोई भी इंटरनल असेसमेंट टीचरों के हाथ में नहीं होता, आपकी स्किल के ऊपर होता है। आप कहीं पे पढ़ें, अगर आपने अच्छा इंटरनल असेसमेंट बनाया है तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। कोई भी रिस्ट्रिक्शंस, कोई भी बाउंडेशंस नहीं होता किसी के हाथ में, सब कुछ आपके ही हाथ में, आप ही करना है। उससे भी ज़्यादा ज़रूरी है थ्योरी में। थ्योरी को आप जितना अच्छा पढ़ लेंगे उतना अच्छा आप अच्छी मार्किंग ला पाएंगे बोर्ड में, और उसी से आपकी परसेंटाइल राइज करेगी साइंस सब्जेक्ट में। ये तो हो गया बेटा आपका पूरा कोर्स स्ट्रक्चर, जो मैंने आपको पूरा 1 to 1 समझाया। और जो भी प्रॉब्लम हो आपको, आप हमसे पर्सनली कमेंट में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है, आप व्हाट्सअप नंबर पे भी हमको आप पर्सनली मैसेज करके पूछ सकते हैं। हम आपके लिए हर वक्त अवेलेबल हैं। हम बच्चों के लिए ही ये सब कर रहे हैं, और बच्चों की प्रोग्रेस के लिए ही मेरी ये सब मेहनत है कि बच्चों में कैसे भी प्रोग्रेस और अच्छा बच्चे करें। और साथ ही साथ आप लोगों को एक नए सेशन और नई क्लास में आने के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाई। और हम उम्मीद करते हैं आप लोगों ने जैसे 10th पढ़ा, जैसा भी पढ़ा वो डजन मैटर। कई बच्चे होते हैं वो अच्छा ही पढ़ते हैं, कई बच्चे एवरेज होते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर जो बच्चे एवरेज हैं, अगर वो बच्चे अच्छा कर ले जाते हैं 10th में, तो उनको 9th क्लास की परछाई भी नहीं पड़ेगी, और ना उनको परछाई उनकी छू पाएगी। उनको इतना अच्छा कर लेते हैं। अब आप लोग समझ सकते हैं कि कितना मैंने इसके, आप ये समझिए कि सर ने कितनी ज़्यादा मेरी मेहनत की तारीफ। आप वही ना कि वर्क हार्ड, नथिंग इज इम्पॉसिबल, कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। आप 10th क्लास में बहुत अच्छा कर सकते हैं। आपने, अगर आप एवरेज बच्चे रहे हैं 9th क्लास में, तो आप 10th क्लास में टॉपर में भी अपना नाम मेंशन करा सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप टॉपर्स में नहीं करा सकते, बिल्कुल करा सकते हैं, और आपको मेहनत करनी होगी। 1 साल 10th क्लास बोर्ड क्लास है, इस बार कंप्लीट फोकस करके आप एक बार 10th क्लास को
10th क्लास में पूरा फोकस करेंगे आप लोग, अच्छे से फोकस करेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे आप लोग। और आई होप आप लोग जब बोर्ड एग्ज़ाम आपका होगा तो वही आप लोग अच्छा भी करेंगे। और जो मैंने सिलेबस बताया, आप इस सिलेबस को अपनी कॉपी में कहीं नोट कर लेंगे साइंस का। ये आपका इंडिविजुअली साइंस का सिलेबस है, मैं साइंस पढ़ाता हूँ, मैं आपको इस चैनल पे, अपने चैनल पे आप इसको सब्सक्राइब कर लेंगे। यहीं पे साइंस के टॉपिक्स वाइज मैं आपको वीडियो अवेलेबल कराऊंगा, आप उससे सीखेंगे और पढ़ेंगे और साथ ही साथ नोट्स भी बनाएंगे। हमारा कोई शॉर्टकट का काम नहीं है, और शॉर्टकट से कभी भी अच्छा नंबर या सिलेक्शन या कह सकते हैं एक अच्छा रिजल्ट नहीं बनाया सकता है। शॉर्टकट, पढ़ाई का कोई शॉर्टकट होता ही नहीं है, ठीक है ना बेटा। लेकिन होता क्या है कि पढ़ाई को हम इतना ईजी करके आपको बताएंगे कि आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा। हम आपको रटाएंगे नहीं, हम आपको सिखाएंगे चीज़ों को, ठीक है बेटा। आपका बस काम इतना है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। और अगर आप 10th क्लास में हैं तो आपके लिए ये 9th और 10th और 11th 12th में हैं आप लोग, 9th से लेकर 12th के बीच में हैं आप लोग, तो ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है और बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल प्रूव होगी आपको। आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेंगे बेटा, ठीक है। और थैंक यू बेटा।